हम यहाँ से स्टेप्स देख रहे थे, स्टेप्स टू फॉलो व्हेन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है, हमेशा याद रखना आप लोगों ने, फॉर्मुलेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आपने स्टेटमेंट से जो है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लिखना है। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है ये होता है, ठीक है। अब ये है कि टू टेल भी हो सकते हैं, वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू का केस होगा तो वो टू टेल होगा। अगर वो लेस देन आ रहा है हमारा H1 में या ग्रेटर देन आ रहा है H1 में, तो ये हमारा वन टेल होगा। अब लेफ्ट टेल और राइट टेल आपने इसको भी देखना है कि कौन सा है, लेफ्ट टेल है या राइट टेल है, ठीक है। ये तीन केसेस हमारे पास हो सकते हैं ये फॉर्मुलेट करने के हाइपोथेसिस को। नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेप हम लिखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपने हर क्वेश्चन में ये सारे स्टेप्स लिखने हैं एज इट इज। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0.05। अगर आपको गिवन है 0.01, 0.02, जो भी गिवन है आपने वो लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा याद रखनी है अल्फा की वैल्यू आती है। जैसे आपको गिवन होती थी क्वेश्चंस में, कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले क्वेश्चंस में 1 माइनस अल्फा गिवन होता था, यहाँ पे आपको अल्फा गिवन होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस याद रखने डिफरेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा होता है अल्फा और कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट होता है हमारे पास 1 माइनस अल्फा, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। बेसिकली यहाँ पे हमें फार्मूला लिखना होता है। हम जी टेस्ट लगा रहे हैं तो जी का लिखेंगे, टी लगा रहे हैं तो टी का लिखेंगे, काई लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं, या आगे जाके फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे, यहाँ पे आपके पास जी और टी मोस्टली होगा। अगर हम मीन की टेस्टिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिंगल मीन की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास जी इस तरह से आ जाएगा अगर हमारे पास सिग्मा नोन होगा, ये वाला केस, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं इसका। फोर्थ स्टेप हमारा होता है कैलकुलेशंस। जो हमने ऊपर फार्मूला लिखा होता है जी का, उसमें एक्स बार की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू, अंडर रूट एन की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जी की एक सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जी की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप हमारा होता है क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन में हमारे पास, हमने अगर हमारा फर्स्ट केस के मुताबिक होता है तो हम करते हैं रिजेक्ट एच नोट इफ जी इज लेस देन जी अल्फा बाय 2, जी इज ग्रेटर देन जी अल्फा 1 माइनस अल्फा बाय 2। सॉरी, यहाँ पे 1 मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे जी ग्रेटर देन जी 1 माइनस अल्फा बाय 2 आएगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर हमारे पास रिजेक्ट एच नोट इफ जी इज लेस देन जी अल्फा, अगर हमारे पास लेस देन वाला केस होता है। अगर ग्रेटर देन वाला केस होता है वन टेल में, तो इफ जी इज ग्रेटर देन जी 1 माइनस अल्फा। अब ये आप देखेंगे, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है जो आपके सिंपल जी हैं, और जिनके साथ अल्फा की वैल्यूज हैं ये आपके टेबुलेटेड वैल्यू है। ये आपने टेबल से कैलकुलेट करना है और ये आपने इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ से कंप्यूट किया होगा। सिक्स स्टेप में आपका कंक्लूजन आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी यहाँ पे वैल्यू आती है 5 लेस देन 6, तो आप क्या कहेंगे, रिजेक्ट एच नोट इफ जी इज लेस देन जी अल्फा। तो इस केस में आपका रिजेक्ट एच नोट हो रहा है, तो आप कह देंगे अब अभी हम इसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट अब देखेंगे। आप पूरा कंक्लूजन लिखते हैं कि एज calculated value of z is less than z alpha, so we reject h0 and accept h1 and conclude that जो भी आपका फिर आपका कंक्लूजन होता है उस सैंपल के मुताबिक, उस क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी उसी तरह से केसेस होते हैं जैसे सॉरी इसमें टेस्टिंग में भी इसी तरह से केसेस होते हैं जैसे हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल में केसेस पढ़े थे। हमारे पास तीन केसेस होते थे ना। अगर हम सिंगल मीन की टेस्टिंग कर रहे हैं तो 3 केसेस थे हमारे पास। अगर हम डिफरेंस बिटवीन मीन की टेस्टिंग कर रहे हैं फिर भी हमारे पास 3 केसेस होते थे, और प्रोपोर्शन के उसमें एक केस होता था। अब यहाँ पे भी हम सिंगल मीन की टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन मीन म्यू। हम पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो हाइपोथेसिस होता है वो हमेशा पैरामीटर पे, पॉपुलेशन पैरामीटर आप लिखते हैं उसमें, कभी भी आप उसमें सैंपल नहीं लिख सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते एच नॉट इक्वल टू एक्स बार ग्रेटर देन जो भी वैल्यू, आपने एक्स बार में हमेशा पॉपुलेशन पैरामीटर यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास, अब ये आपने अभी भी देखे हैं कि 3 हमारे पास होते हैं पॉसिबल हाइपोथेसिस के जो है फॉर्म्स। एक ये होता है हमारे पास लेस देन के लिए, एक ग्रेटर देन के लिए। तो यूजुअली जो हमारा बेसिकली हमारा होता है क्रिटिकल रीजन, वो हम H1 की बेस पे बनाते हैं। अगर H1 लेस देन है तो जी लेस देन जी अल्फा आ जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो जी ग्रेटर देन जी 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, अगर नॉट इक्वल टू है तो उसके केस में जी ग्रेटर देन जी अल्फा बाय 2, जी लेस देन जी अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बाय 2। ये 3 केसेस होते हैं। ये हमारा कहलाता है टू टेल, और ये दोनों हमारे वन टेल होते हैं, ठीक है। ये वन टेल और ये टू टेल। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास अब केसेस की बारी आती है कि हमारे पास फर्स्ट केस क्या है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट केस आ गया। हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा स्केल नोन है,
ठीक है। सिग्मा स्केयर नोन हो तो हम एन को देखते ही नहीं है, ये आपको पता है। सिग्मा स्केयर नोन है, एन स्मॉल हो एन लार्ज हो, हमने जी ही लगाना होता है। we know that for a normal population having a mean mu naught and the known variance sigma square and sample distribution of x bar is a normal with mean mu and standard error is this। आपको देखिए पॉपुलेशन की चीज़ें गिवन थी, तो उसके बेस पे आपको जो ये कोरिस्पॉन्डिंग म्यू नोट गिवन है, सिग्मा स्केयर उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस गिवन है, तो अब स्टैंडर्ड एरर आप इस तरह से लिखते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर ऐसे लिखते हैं। पता है ना आपको, हमने सैम्पलिंग के चैप्टर में पढ़ा था स्टैंडर्ड एरर हमेशा होता है सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, अगर ये विद रिप्लेसमेंट होता है। अगर वो मेंशन करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट तो आपका फाइनाइट पॉपुलेशन फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होता है साथ इसमें। अब देखिए जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा एक्स बार। अब ये जो आपका यहाँ पे होता है एक्स बार, उसी की जो है स्टैंडर्ड एरर, उसका स्टैंडर्ड एरर आता है यहाँ, ठीक है। जो एक्स बार होता है उसका स्टैंडर्ड एरर आता है यहाँ पे, याद रखना। जो भी आगे आप करेंगे डिफरेंस बिटवीन मीन का करेंगे तो डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे मीन आ जाएगा और नीचे उसका स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपको हाइपोथेसिस में वैल्यू गिवन होती है, हाइपोथाइज वैल्यू जो भी आपको गिवन होगी वो यहाँ पे लिखनी होती है आपने। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिग्मा एक्स बार को हम इस तरह से लिख सकते हैं सिग्मा ओवर अंडर रूट एन कर कर। तो हम बेसिकली यूज ये करेंगे, अगर हमारा सिग्मा स्क्वायर नोन होगा तो हमारा ये वाला फर्स्ट केस आ जाएगा। हमें एक्स बार की वैल्यू भी गिवन होगी क्वेश्चन में, एन की वैल्यू भी गिवन होगी क्वेश्चन में, सिग्मा की वैल्यू भी गिवन होगी क्वेश्चन में, म्यू नोट की वैल्यू भी गिवन होगी हमें क्वेश्चन में हाइपोथेसिस, ठीक है। उसकी बेस पे फिर हमने इसको सोल्व करके नेक्स्ट हमने इसको कंपेयर करना है टेबल की वैल्यू से, कंक्लूजन करना है, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है इस नोट को, ठीक है। ये सिग्मा स्क्वायर नोन का केस था। अब अगर आपकी नॉर्मल पॉपुलेशन हो, ठीक है, याद रखिए नॉर्मल पॉपुलेशन और सिग्मा स्केयर अननोन हो, और आपका यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन मतलब ये अंडरस्टूड सी बात है कि आपका एन क्या होगा यहाँ पे स्मॉल होगा, क्योंकि ये टी वाली बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एन आपका क्या होगा, लेस देन 30 होगा या स्मॉल होगा। If the variance of population sigma square is unknown, then we estimate sigma square by sample s square। अब आपको ये तो पता है कि sigma square unknown होता है तो हम उसका estimate यूज करते हैं s square hat, and we estimate the standard error, और उसका हम जो है standard error ऐसे s x bar निकाल लेंगे। s x bar को हम फर्दर लिखते हैं s over under root n, ठीक है। Then if the normal population, the test statistic is this, t is equal to this एक्स बार लिखेंगे माइनस म्यू नॉट एस एक्स बार। अब यहाँ पे आपने लिखना उसी का स्टैंडर्ड एरर है एक्स बार का, मगर ये जो है अननोन सिग्मा था तो एस एक्स बार आ गया। एस एक्स बार को फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास ये वाला फार्मूला हमने यूज करना होगा टी के लिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया, ये हमारा सेकंड केस हो गया। और नेक्स्ट अब आपको पता ही है कि इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो इसके साथ हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालते हैं। इसका अल्फा की वैल्यू तो एज इट इज़ वैसे ही आती है जैसे हम जी की करते हैं, लेकिन साथ हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरस्पॉन्डिंग देखते हैं इसको। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी क्या है, n-1। Consequently, the statistic T is the statistic for testing the hypothesis about mean of the normal population whose variance is sigma square unknown। अब ठीक है, आपने दो फार्मूले देखेंगे यहाँ अभी तक आज जो हमने भी किया है। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास एनी पॉपुलेशन, ठीक है। अब एनी पॉपुलेशन है थर्ड केस में, पहले दोनों केसेस में नॉर्मल पॉपुलेशन कहा था, थर्ड केस में उन्होंने कह दिया है एनी पॉपुलेशन। और सिग्मा स्केयर नॉन हो या अननोन, आमतौर पे इसमें अननोन का केस ही लेंगे, नॉन का केस नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें सिग्मा स्केयर अननोन होगा तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमारा एन क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। Finally, recall the central limit theorem, which अब central limit theorem आपको पता है ना कि आप बताते हैं कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, एनी डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन एन जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो आपकी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को अप्रोच कर देती है एन के इंक्रीज करने से, ठीक है। विच स्टेट दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल इवन द नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन। आपको ये भी पता है कि नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन हो, जो मर्जी पॉपुलेशन हो, लेकिन सैम्पल साइज के सफिशिएंटली लार्ज होने से, इंक्रीज करने से वो नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है, ठीक है। इसीलिए हमेशा हम इसमें जी का फॉर्मूला यूज करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें है आपने देखिए इसी तरह से लिख लिया ये फार्मूला, यहाँ पे आपको पता है कि उसका एस्टिमेट यूज होना अननोन सिग्मा है तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में डिफरेंस देखें, यहाँ पे जी आ गया, टी और जी का फॉर्मूले का कोई डिफरेंस ऐसे जितना नहीं है। जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है वो तो सेम ही है, लेकिन आपकी जो टेबल की वैल्यू है ना वो आप देखेंगे डिफरेंट है, और आपका
रिजल्ट कंपेयर करके फिर उसके मुताबिक ही आएगा। नेक्स्ट है इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट है आपको समरी फॉर्म में बता दिया कि ये स्टेप्स हैं, आपने ऐसे ऐसे करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होता है आपने नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लिखना होता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के। अब आपके पास 3 केसेस होते हैं, ये हमने देख लिए थे, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के केसेस होते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के। सेकंड स्टेप आपका होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आपने अल्फा की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होती है वो लिखनी है, अगर नहीं गिवन तो 0.05 लेते हैं आप। थर्ड स्टेप हमारा होता है हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखना है, जो फार्मूला हमने यूज करना है। अब जी के केस में देखिए आपके पास ये फार्मूला यूज होगा अगर आपका सिग्मा नोन है। अगर सिग्मा अननोन हो जाता है तो फिर उसके साथ ये वाला एस्टिमेट आप ये वाला यूज करते हैं, स्टैंडर्ड एरर। इसमें ये आपका स्टैंडर्ड एरर सिग्मा नोन वाला था और इसमें सिग्मा जो है अननोन वाला स्टैंडर्ड एरर होगा। अब आपने यहाँ से देख लें कि एस हैट कैसे कंप्यूट करना है और एस बार कैसे करना है। अगर आपको ये वैल्यू गिवन नहीं होती कैलकुलेट, तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है। फोर्थ स्टेप हमारा बेसिकली होता है कैलकुलेट करना। आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से जो वैल्यूज पुट करके आपने कैलकुलेट करना ही होती हैं, कैलकुलेशंस करना टेस्ट स्टैटिस्टिक की। अब ये वाला स्टेप जो है आपका ये नेक्स्ट होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है, ये हमारा होता है नेक्स्ट। फोर्थ स्टेप के बाद फिफ्थ स्टेप आता है हमारा क्रिटिकल रीजन, रिजेक्ट एच नॉट इफ जी इज लेस देन जी अल्फा। अब ये देखिए ये क्यों आया हमारे पास, ये हमारे पास लेस देन वाला था, एच वन के मुताबिक हम अपना क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। अगर ग्रेटर देन वाला है तो जी रिजेक्ट एच नॉट इफ जी इज ग्रेटर देन जी वन माइनस अल्फा। अगर नॉट इक्वल टू का केस है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू का केस है, तो फिर उसके लिए आ जाएगा जी लेस देन जी अल्फा बाय 2 और जी ग्रेटर देन जी वन माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, इसके मुताबिक हम रिजेक्ट एच नॉट करेंगे। ये हमारा क्रिटिकल रीजन है। अब आप यहाँ से कंप्यूट कर लेंगे, ऊपर से वैल्यूज को जी की वैल्यूज पुट कर लेंगे, टेबल की वैल्यू पुट कर लेंगे और देख लेंगे रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। नेक्स्ट आपका लास्ट स्टेप होता है आपने उसके बेस पे कंक्लूजन करना होता है, रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारे जी के दोनों केसेस हो गए। अब हमने टी के केसेस के लिए भी उन्होंने एक समराइज हमें टेबल दे दिया। सबसे पहले हमने नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है। 3 केसेस होते हैं हमारे पास। सेकेंड स्टेप में हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना है। थर्ड में हमारे पास टी का जो है ये फार्मूला आ जाएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक का। अगर उसमें आपको एस बार और एस हेड कैलकुलेट करके नहीं दिया तो फिर आपने इस फार्मूले के मुताबिक करना है। नेक्स्ट इसके बाद स्टेप आपका होता है कैलकुलेशंस, यहाँ से आपका कैलकुलेशंस वाला स्टेप आता है। और ये इसके बाद फिफ्थ स्टेप आपका होता है क्रिटिकल रीजन। आप रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज लेस देन टी अल्फा। अब देखिए ये लेस देन का केस था तो यहाँ पे भी लेस देन और अल्फा, जिस तरह से जी में था उसमें भी टी जी लेस देन जी अल्फा था, लेकिन यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का इंक्रीज हो गया कि आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरस्पॉन्डिंग अल्फा की वैल्यू देखनी है। ग्रेटर देन का केस है तो सिमिलरली वहाँ की तरह जी ग्रेटर देन जी वन माइनस अल्फा था ना वहाँ पे, अब यहाँ पे जी ग्रेटर देन जी न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम वन माइनस अल्फा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का इजाफा है, बाकी आपकी वन माइनस अल्फा की वैल्यू एज इट इज रहेगी। नॉट इक्वल टू का केस है तो सिमिलरली आपका अल्फा बाय 2 वन माइनस अल्फा बाय 2 और साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज देख लेंगे। ठीक है, ये आपका क्रिटिकल रीजन हो जाएगा। लास्ट स्टेप आपका कंक्लूजन हो जाएगा, इसके बेस पे जो आपकी टेबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे, आपका रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट होता है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। चॉइस ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर द टेस्टिंग पॉपुलेशन मीन। अब आपने बेसिकली अभी तक फार्मूलाज ही देखे हैं। अगर आपके पास 3 केसेस हैं, एक फर्स्ट केस आपका है कि आपका पॉपुलेशन नॉर्मल है और सिग्मा स्केयर नो है, तो आप एन को नहीं देखते हैं, वो फार्मूला आपने यूज करना है। सेकंड केस है आपके पास कि आपके जो है पॉपुलेशन नॉर्मल है और सिग्मा स्केयर आपका क्या है अननोन है और एन स्मॉल है, तो आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला लगाना है। थर्ड केस है आपका जो है पॉपुलेशन एन ही है, कोई भी पॉपुलेशन होगी लेकिन एन बड़ा है, उसमें एन बड़ा होने की वजह से कोई भी पॉपुलेशन नॉर्मल को क्रॉस कर जाती है और आपको सिग्मा स्केयर अननोन है, तो आपने जी लगाना उसमें। अच्छा जी, चॉइस ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर टेस्टिंग पॉपुलेशन मीन। appropriate test statistic for testing a mean is either z और t depends upon the sample size। अब आपको ये पता है कि z और t आपने सैंपल साइज की बेस पे ही देखना होता है। अगर आपका n स्मॉल हो गया तो t, अगर आपका n लार्ज हो गया तो z आपने लगाना होगा। और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन, इसकी बेस पे भी आप देखते हैं। पॉपुलेशन वेरिएंस नोन हो तो चाहे n स्मॉल हो आपने z लगाना होता है।
ठीक है। अब ये इन्होंने फर्दर उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर दिया। आपको ये बेसिकली एलेबोरेशन से सिंप्लीफाई फॉर्म में जा रहे हैं कि आपके पास समराइज फॉर्म में एक एक लाइन में ये आ जाएगी आपने कैसे करना है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जी व्हेन द पॉपुलेशन इज नॉर्मल, देखिए पॉपुलेशन इज नॉर्मल, वेरिएंस इज नॉन एंड सैंपल साइज इज सफिशिएंटली लार्ज। अगर ये कंडीशंस होंगी तो हम जी लगाएंगे, नॉर्मल पॉपुलेशन हो, वेरिएंस नॉन हो और आपका सैंपल साइज लार्ज हो। टी टेस्ट हम कब लगाएंगे? अगर पॉपुलेशन नॉर्मल हो, वेरिएंस अननोन हो और एन इज स्मॉल। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फिर उन्होंने एक आपको टेबल की फॉर्म में वही चीज़ रेपिटेशन है बेसिकली। पॉपुलेशन आपकी क्या होगी? नॉर्मल होगी। सिग्मा स्केयर आपका क्या हो गया? नॉन हो गया। सैंपल साइज कोई भी हो, लार्ज हो और या स्मॉल हो, लेकिन वेरिएंस नॉन था तो हमारा जी टेस्ट लगेगा। पॉपुलेशन नॉर्मल है, सिग्मा स्केयर अननोन है और सैंपल साइज एन ही है तो हम आमतौर पे टी लगाते हैं, यानी कि एन लार्ज हो जाएगा तो हमारा एन यहाँ पे एन ही नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एन लेस देन 30 होना चाहिए। ठीक है। एन लेस देन 30 होगा तो हम टी लगाएंगे। अगर एन ग्रेटर देन 30 हो जाएगा तो फिर हम जी पे चले जाते हैं। नेक्स्ट, अगर पॉपुलेशन कोई भी है, सिग्मा स्केयर अननोन है और एन ग्रेटर देन 30 है तो हम जी लगाते हैं। उन्हीं चीज़ों को बेसिकली समराइज फॉर्म में आगे आपको देते जा रहे हैं। अच्छा, जब हम क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास 13.3। A Bureau of Research statisticians is designing an experiment to test achievement scores of first year students in Government College Gujranwala on a standardized test score 1 through 100. He is willing to assume that the distribution of scores is normal. He also believes that the true achievement of all first year students in Government College Gujranwala is greater than 58. Greater than 58 आ गया। अब ग्रेटर देन 58 हमारा किस में आता है? एच नोट में आएगा या एच वन में आएगा? बेसिकली बात तो हम मीन की कर रहे हैं ना, वो जो ऊपर उन्होंने मीन की बात की, मीन स्कोर की या एवरेज की बात की है। अब यहाँ तो हमें पता चल गया ये म्यू आना है और ये 58 आना और ग्रेटर देन। अब ये हमारा एच नोट हमें गिवन है स्टेटमेंट में या एच वन गिवन है? हमें ये बेसिकली एच वन गिवन है क्योंकि ये हमारे पास इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। इनइक्वालिटी हमारी जो अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन होती है तो हमें एच वन गिवन होता है और उसके कोरिस्पोंडिंग हम एच नोट खुद ही लिख लेंगे। एच नोट आपका क्या आ जाएगा? म्यू लेस देन इक्वल 58। अच्छा, if we had a sample of size 36, अब ये आपका n गिवन है, what hypothesis should he test? अब या हमने पहले ही फॉर्मुलेट कर लिया कि इस तरह से बनेगा। Since he believed mu greater than 58, he should test mu less than equal। अब इसका मतलब आपको ये गिवन है तो आपने इसका h नोट भी लिख लिया, उसके अगेंस्ट h1 आपका ये आ जाएगा। He hopes to reject h नोट। रिजेक्शन ऑफ h नोट इज पॉजिटिव एक्शन। अगर हम रिजेक्ट h नोट करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव एक्शन होता है। That mu is not less than or equal to, इसका मतलब है आपका mu है लेस देन इक्वल टू नहीं। अब देखिए रिजेक्ट एच नोट कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप रिजेक्ट करें तो इसका मतलब ये है ना कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब है ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी। अगर आप इसको एक्सेप्ट एच नोट करते हो तो इसका मतलब आपका ये एग्जिस्ट करता और ये एग्जिस्ट ना करता। ठीक है, ये इसका मतलब है मैंने हमें बताया। 13.4 आपकी एग्जांपल है, इफ द नल हाइपोथेसिस इज एच नोट इज दिस, व्हेन वुड टाइप 2 एरर इज मेड। अब टाइप 2 एरर आपका होता क्या है? कल हम टाइप 2 एरर को देखा था। टाइप 2 एरर क्या होता है हमारे पास? एक्सेप्टिंग एच नोट व्हेन एच नोट इज फॉल्स। क्या होता है? एक्सेप्टिंग एच नोट व्हेन एच नोट इज फॉल्स या फिर एच वन इज ट्रू। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे व्हेन इन फैक्ट म्यू ग्रेटर देन 50, इसका मतलब है यहाँ पे आपने एच वन दे दिया। व्हेन इन फैक्ट एच वन इज ट्रू एंड एच नोट इज एक्सेप्टेड। आपका जो है एच वन ठीक था लेकिन आपने एक्सेप्ट किसको कर लिया? एच नोट को कर लिया। तो आपका बेसिकली ये टाइप 2 एरर हो गया, आपने गलत डिसीजन लिया है और टाइप 2 एरर हो गया। इफ द नल हाइपोथेसिस इज दिस, व्हेन वुड अ टाइप 2 एरर बी मेड। अब यहाँ पे क्या हो गया? हमें एच नोट गिवन है, हमने कहा कि हमारा एच वन ट्रू है। व्हेन इन फैक्ट एच वन इज दिस एंड जब आपका एच वन ट्रू होता है लेकिन आप एक्सेप्ट किसको करते हैं? एच नोट को। व्हेन इन फैक्ट एच वन इज दिस एंड वी एक्सेप्ट एच नोट इज। ठीक है, ये आपके टाइप 2 एरर बता दी। पीछे वाला जो आपका एक्सरसाइज उसको रिवीजन एक तरह से रिवाइज किया हुआ। क्वेश्चंस आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास 13.6। A company claims that the average amount of coffee it supplies in jar is found 6 OZ। अब आपके यहाँ पे देखें, इससे पहले कोई सैंपल की वैल्यू गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये म्यू की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, विथ स्टैंडर्ड एविएशन 0.2 OZ, इसका मतलब ये आपको सिग्मा गिवन है। इससे पहले कोई आपको एन सैंपल साइज गिवन नहीं, तो ये पॉपुलेशन के आपको पैरामीटर्स गिवन है।
A random sample of 100 jars, अब ये आपको क्या गिवन है, n गिवन है, is selected and average amount is to be this। अब एवरेज आपके बात होगी, इसके सैंपल के बाद जो एवरेज की बात होती है वो आपका x बार गिवन होता है। इज द कंपनी चीटिंग द कस्टमर, अब आपने जो आपने क्लेम किया है उसने, मतलब आपने जो हाइपोथेसिस करना है टेस्टिंग कि कंपनी चीट कर रही है अपने कस्टमर्स को। अब कंपनी चीट कब करेगी अपने कस्टमर को, अगर वो कॉफ़ी जार में उससे कम करती है तो वो चीट करेगी, ठीक है। चीट कब करेगी, अगर वो आपने कंपनी जो है लेस उस अमाउंट से कम डालती है, मतलब 6 ओजी उन्होंने कहा है हम डालते हैं, अगर वो 6 ओजी से कॉफ़ी कम डालेंगे तो कंपनी क्या करेगी, अपने कस्टमर्स को चीट करेगी, ठीक है। यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये आपको अल्फा गिवन है। अब सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि आपने जो चीज़ें गिवन होती हैं न्यूमेरिक फॉर्म में लिख लेनी होती हैं सारी अपनी। नेक्स्ट आपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, अभी मैंने आपको बताया ये लेस देन आएगा, चीटिंग के केस में लेस देन आएगा, और लेस देन आपका किस में आता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। नल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट आ जाएगा, वो आप उसको खुद लिख लोगे। एक आपको गिवन होता है तो आप दूसरा खुद ऑपोजिट वाला लिख सकते हैं, ठीक है। आपको अगर ऑल्टरनेटिव गिवन है तो आप नल लिख सकते हो, अगर नल गिवन है तो आप ऑल्टरनेटिव लिख सकते हैं। अभी आपने स्टेटमेंट से खुद जज करना है कि आपको कौन सा वाला गिवन है, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारा होता है अल्फा, आपको गिवन है अल्फा की वैल्यू। थर्ड स्टेप हमारा, आप देखिए इसमें सिग्मा नोन वाला केस आ रहा है, तो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या लगाएंगे, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा रूट एन, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी जी की। फोर्थ स्टेप हमारा होता है कैलकुलेशंस, हमने ये कैलकुलेट कर ली, हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब देखिए इन्होंने ये ज़्यादा नाम दिए हुए हैं और ज़्यादा स्टेप्स किए हुए हैं, आपने इसका नहीं करना, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए आपने वही करना है। टेस्ट स्टैटिस्टिक के बाद आपका फोर्थ स्टेप आ जाता है कैलकुलेशंस। अब इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, जी की, एक्स बार की, एन की, और आपके पास सिंप्लीफाई होकर जी की वैल्यू मतलब आ गई, एक्स बार म्यू सिग्मा एन की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जी की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू आ चुकी है, टेबुलेटेड वैल्यू आपने फाइंड कर दिया। आपका जो हाइपोथेसिस था उसके मुताबिक H1 के मुताबिक क्रिटिकल रीजन क्या होगा, ये है ना आपका, इसके मुताबिक क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, जी लेस देन जी अल्फा, ठीक है। जी लेस देन जी अल्फा, हमने क्रिटिकल रीजन की वैल्यू मतलब जी अल्फा की वैल्यू निकाल ली टेबल से। 0.05 पे हमारी ये आता है -1.645, टेबल से वैल्यू देखकर हमने -1.645 लिख ली, और क्रिटिकल रीजन के मुताबिक जी लेस देन जी अल्फा, अगर ये एग्जिस्ट करेगा रिलेशन तो हमारा रिजेक्ट होगा। अगर हम यहाँ पे देखिए -5 लिखते हैं, -5 लेस देन -this, अब हमारा क्या होगा, रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, ये वैल्यू इससे छोटी है या नहीं। अब आपको ये भी पता है कि हमारी नेगेटिव वैल्यूज जितनी बड़ी होती जाती हैं वो उतनी ही छोटी होती जाती हैं। -5 इज लेस देन दिस, इट्स मीन कि आपका रिजेक्ट हो रहा है H0। आप कह देंगे सिंस जी इज दिस, जो भी रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, सो वी रिजेक्ट H0 and conclude that average amount of coffee is less than 6.0 ounces। इसका मतलब है कंपनी जो है अपने कस्टमर्स को चीट कर रही है, ठीक है। ये इसका बेसिकली ये था, हमने आपने ये जो है ये रट लेना है, या आपका कंक्लूजन हमेशा एज इट इज़ आएगा। जो आपका क्रिटिकल रीजन की बेस पे आपने रिजेक्ट किया तो आप कह देंगे रिजेक्ट एच नोट, एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट एच नोट। अब आपने कह देना सिंस इज दिस, so we reject H note and conclude that average amount of coffee is less than 6। अपने जो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है उसमें से निकाल के आपने लिखना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल 13.7, कंपनी मेक्स अ पैराशूट्स, the company has been buying snaplings from a manufacturing firm, the company is concerned that the quality of snaplings they receive from the firm might not be up to specification, specifically the company wants to be convinced that the snaplings will withstand a mean breaking। अब देखें ये mean breaking strength more than 5000, इससे पहले कोई सैंपल का जिक्र नहीं हुआ ना, तो ग्रेटर देन 5000 आपको पॉपुलेशन का मीन गिवन है, ठीक है। अब ये आपने खुद बताने, अब देखिए क्या हमें नीचे क्वेश्चन को देखे बगैर आपको देखें, अगर ग्रेटर देन की फॉर्म में गिवन है तो ये हमें H1 गिवन होगा या H0 गिवन होगा, ये आपको H1 गिवन होगा, ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन नॉन इक्वल टू का केस होता है तो वो आपको H1 गिवन होता है। परफॉर्म अ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस एट 0.005 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये आपको अल्फा गिवन है यहाँ पे। मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 50 स्नैप, अब ये आपको n गिवन है, ये इसका x बार गिवन है। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर नेक्स्ट के बाद आपको सिग्मा गिवन है। व्हाट
इज इम्प्लाइड बाय द टेस्ट रिजल्ट। अब आपने टेस्टिंग करनी है तो कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप, आपने जो सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस भी गिवन होती हैं आपने न्यूमेरिक फॉर्म में लिख लेनी है। हाइपोथेसिस भी आपको पता चल गया, H1 आपको गिवन था, आपने H0 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में आपने अल्फा की वैल्यू लिख ली। अब ये ग्रेटर देन का केस था तो आपको 1 माइनस अल्फा की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे टेस्ट स्टेटिस्टिक इसके मुताबिक, सॉरी क्रिटिकल रीजन क्या होगा इसके मुताबिक, जी ग्रेटर देन जी 1 माइनस अल्फा। तो आपको 1 माइनस अल्फा की जरूरत है, आपने 1 माइनस अल्फा भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आपका स्टेप होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख लिया। फोर्थ स्टेप का आपका होगा कैलकुलेशंस कर ली, ये आपके पास जी की वैल्यू आ गई 3.2। उसके बाद फिफ्थ स्टेप होगा आपका क्रिटिकल रीजन, जी ग्रेटर देन जो भी टेबल की वैल्यू आती है, जी 0.995 के अगेंस्ट हम देख लेते हैं। 0.995 ये आपकी वैल्यू आ गई 2.576, आपने वो वैल्यू लिख ली यहाँ पर। और नेक्स्ट आपने इसके मुताबिक देखा, अगर आपकी जो 3.26 है, ठीक है, ग्रेटर देन आपकी टेबल की वैल्यू क्या थी 2.576, ये इससे ग्रेटर देन है या नहीं 3.2? अब ये ऑब्वियसली इससे ग्रेटर देन है, इट्स मीन क्या होगा यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट एच नोट। सो वी रिजेक्ट एच नोट एंड कंक्लूड दैट मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज मोर देन 5000, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके बाद आप इतना भी लिख दो तो काफ़ी है, रिजेक्ट ए शॉर्ट एंड कंक्लूड दैट द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, या जो भी आपको हाइपोथेसिस गिवन होता है उसके मुताबिक आपने लिखना होता है। एग्जांपल है आपके पास 13.8, द मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस बाय अ कंपनी हैज़ द पास्ट। अब यहाँ पे मीन गिवन है, इसका मतलब है ये आपको म्यू वाली वैल्यू गिवन है। A random sample ये आपको n गिवन है। बल्ब recently chosen from a supply newly manufactured bulb short the lifetime, ये आपको lifetime x बार गिवन है विद स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये आपको यहाँ पे s गिवन है, ये याद रखना है s गिवन है क्योंकि सैंपल के बाद इसकी बात हुई है, पॉपुलेशन का साथ जिक्र हुआ, तो ये आपको s हैट गिवन होगा। नेक्स्ट द टेस्ट हाइपोथेसिस दैट द मीन लाइफटाइम ऑफ बल्ब इज नॉट चेंज, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में परसों बताया था कि आप अफेक्टिवनेस देख रहे हो, चेंज देख रहे हो, डिफरेंस देख रहे हो, तो ये आपका हाइपोथेसिस इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का केस बनता है, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको 5% गिवन है। आपने सबसे पहले अपने हाइपोथेसिस नल एंड फॉर्मूलेट ऑल्टरनेटिव को फॉर्मूलेट कर लिया, ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज थी उनको लिख लिया, अल्फा की वैल्यू लिख ली। अब अल्फा हमारे पास, नेक्स्ट आप यहीं पे चाहे तो लेवल सिग्निफिकेंस में कर सकते हैं, और कुछ लोग जो है क्रिटिकल रीजन में कर लेते हैं। आपने अल्फा बाई 2 किया, 1 माइनस अल्फा बाई 2 किया, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 टेल में 2 को बनते हैं, जी ग्रेटर देन जी 1 माइनस अल्फा बाई 2, जी लेस देन जी अल्फा बाई 2। थर्ड स्टेप आपका, आपने स्टैटिस्टिक की वैल्यू लिखी, चेंज सिर्फ ये एस पे आया है। फोर्थ स्टेप में आपका कैलकुलेशन होगी, आपकी जी की वैल्यू आ गई। फिफ्थ स्टेप में आपका क्रिटिकल रीजन होता है, आपने क्रिटिकल रीजन में करना है। यहाँ से आप वैल्यू देख लेंगे 0.025 के अगेंस्ट और 0.975 के अगेंस्ट। 0.025 के अगेंस्ट की वाली वैल्यू आ जाएगी, 0.975 के अगेंस्ट की वाली वैल्यू आ जाएगी। जी अल्फा बाई 2 और जी 1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो आपने यहाँ पे लिख ली। एक नेगेटिव आती है, एक पॉजिटिव आती है। बाद में आपने इसको कंपेयर करना है जी लेस देन जी और जी ग्रेटर देन बेस। अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इस केस में यहाँ पे -1.645 -1.65 लेस देन दिस। अब ये वैल्यू इससे लेस देन हो सकती है या नहीं? जितनी वैल्यू छोटी होती है उतनी बड़ी होती है, तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे इसको पुट करते हैं तो ये वैल्यू इससे बड़ी है, ये भी हमारे एग्जिस्ट नहीं करेगा रिलेशन, तो हम कह देंगे सो वी डोंट रिजेक्ट एच नोट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सो वी एक्सेप्ट एच नोट and conclude that mean lifetime of all is 1120, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम क्वेश्चंस देख लेते हैं एक्सरसाइज की, आज एग्जांपल्स तो इतनी काफ़ी हैं। रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, आपको यहाँ पे n गिवन है, x बार गिवन है, सिग्मा गिवन है।
नेक्स्ट आप हाइपोथेसिस भी गिवन है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी गिवन है, सब चीज़ें गिवन है। बस आपने इसमें देखें जी लगेगा ना, सिग्मा स्केयर नोन है, तो आपने जी वाला फॉर्मूला इसमें पुट करके अपना जो है सारे जो हाइपोथेसिस इनके कंक्लूजन ड्रॉ कर लेने के, एक्सेप्ट हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं और क्या शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, इसमें आपको एन गिवन है, एक्स बार गिवन है और ये आपको इस तरह से ये वाली वैल्यू गिवन है। हाइपोथेसिस एच नॉट एच वन गिवन है, लेवल। अब आपने देखे यहाँ पे इसको एस बनाने के लिए क्या करना होगा, एन माइनस वन से डिवाइड करना होगा, जो आपको उन्होंने स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज बताए थे। ये आपका फिर एस हेड बन जाएगा, एस हेड स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पे एन भी गिवन, एक्स बार भी, हाइपोथेसिस भी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी, एस भी आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, सब चीज़ें गिवन है। बस आपने यहाँ पे क्या करना होगा, इसके मुताबिक देखिए कि जी लगना है या टी। अब ऑब्वियसली यहाँ पे सारे एन लार्ज है, तो ये भी जी के केसेस भी होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपने कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है आपके पास, अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 सैंपल है, तो ये आपके पास एन हो जाएगा। टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन नॉर्मल है विद नॉन वेरियस, अब सिग्मा स्केयर भी आपके पास नॉन है। इफ द मीन सैंपल इज दिस, अगर आपके पास एक्स बार ये है, टेस्ट द हाइपोथेसिस, आपको हाइपोथेसिस भी बता दी है, एच नॉट एच वन ये होगा और अल्फा भी बता दी है। सब चीज़ें गिवन है, जैसे आपने पीछे जो क्वेश्चन देखे टेबल बने हुए थे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में सब चीज़ें गिवन है, आपने इसमें जी लगा लेना है क्योंकि सिग्मा स्केयर नॉन था। सेकेंड है केस, इसमें हमारे पास 10 ड्रॉय सेल्स वर टेकन फ्रॉम अ स्टोन एंड वोल्टेज टेस्ट गेव द फॉलोइंग रिजल्ट। अब आपको यहाँ पे ये वैल्यूज गिवन है, ऑब्जर्वेशन एक्स गिवन है आपको, ना तो एक्स बार गिवन है और एन आपको बता दिया 10, ठीक है, एन स्मॉल है और एक्स ये है। द मीन वोल्टेज ऑफ अ सेल स्पोर्ट, अब ये आपको म्यू की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अज्यूमिंग द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, अब आपको बता दिया पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा आपको ये गिवन है, म्यू भी गिवन है, सिग्मा भी गिवन है, एन भी गिवन है और एक्स की वैल्यूज गिवन है। इज द रीजन टू बिलीव द सेल्स हैव डिटोराइड, अब इसका मतलब है डिटोराइड का मतलब फिर यहाँ पे जिस तरह चीटिंग का केस था, इस तरह डिटोराइड का मतलब लेस होगा, अगर वो ये क्लेम करे तो इससे कम होगा। अब आपने इसमें सबसे पहले एक्स बार कैलकुलेट कर लेना है इन वैल्यूज़ का, और आपको एन भी गिवन है, सिग्मा सॉरी म्यू भी गिवन है, सिग्मा भी गिवन है, एन भी गिवन है, तो यहाँ पे भी आपका जी लगेगा। आपने इसको सोल्व कर लेना है, बस एक्स बार आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा इन वैल्यूज़ का। नेक्स्ट, अब इसमें आपने लेस देन का केस आता है, सॉरी ये याद रखना, लेस देन का केस आता है ग्लिसराइड की वजह से। अब आपने इसमें टर्म्स देखनी है ना, जो आपको बताएंगे ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा, इक्वल टू केस आएगा, नॉट इक्वल टू केस आएगा। अभी तक हमने चीटिंग वाला केस देखा था, उसमें लेस आता है, ग्लिसराइड में लेस आता है, अदरवाइज डिफरेंस में और अगर आ जाए या फिर इफेक्टिवनेस आ जाए तो उसमें आपका इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का केस आता है, अनचेंज का वर्ड यूज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट है, अ सैंपल, अब ये आपको क्या गिवन है, एन गिवन है, उसके साथ उसका मीन गिवन है, तो इसका मतलब है एक्स बार गिवन होगा। कैन इट बी रिगार्डेड एज अ सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, अब ये पॉपुलेशन का मीन गिवन है विच स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस। अब यहाँ पे भी उन्होंने किसी चीज़ के रिगार्ड में पूछा कि क्या वाकई इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, तो आप यहाँ पे इक्वल टू नॉट इक्वल टू का केस लेंगे, ठीक है। न्यू इक्वल टू और न्यू नॉट इक्वल टू, और अल्फा आपने यहाँ पे नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो आपने अल्फा 0.05 लेना है, और उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने सारी जो है वैल्यूज को पुट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी सी लगना है क्योंकि सिग्मा स्केयर नोन है। 4 का बी पार्ट है आपके पास, द मेन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी इन द पास्ट बीन 11 डेज। अभी आपके पास म्यू गिवन है। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन, ये आपके पास सिग्मा गिवन है, सैंपल ये आपके पास एन गिवन है। रिसेंटली चूजन फ्रॉम अ सप्लाई न्यूली मैन्युफैक्चर्ड बस शोर अ मीन लाइफ टाइम, एन के बाद जो मीन गिवन होता है वो आपको एक्स बार गिवन होता है। टेस्ट द हाइपोथेसिस द मीन लाइफ टाइम ऑफ बस इज नॉट चेंज, नॉट चेंज का मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू आ जाएगा यूजिंग अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिस। अब इसमें इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का केस आ गया आपका एच नोट और एच वन का, अल्फा भी गिवन है, बाकी सारी वैल्यूज भी गिवन है, तो आप सी लगा लेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, सपोज दैट mean mu of random variable x is known but the values of x is unknown। अब आपको यहाँ पे सिग्मा गिवन है, ठीक है। शुड वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, आपको एच नोट गिवन है, एच वन गिवन है, अल्फा गिवन है। नेक्स्ट उसके बाद रैंडम सैंपल एन गिवन है, एक्स बार गिवन है, और आपने सारे क्वेश्चन करने हैं, अल्फा भी गिवन है यहाँ पे। उसके बाद सारा आपका जी का क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद इसी क्वेश्चन में एक और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, व्हाट आर द 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर म्यू। अब यहाँ पे 1 माइनस अल्फा आपको
95% गिवन है, इसके मुताबिक आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू के लिए भी निकालना है। इस क्वेश्चन में आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जो आज हमने फार्मूलाज देखे हैं और जो आपके एग्जाम्पल्स देखे हैं उसके मुताबिक आपके साइंस के इतने क्वेश्चन आपने करने हैं। एनी क्वेश्चन?